कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से सीबीआई और ईडी घूम रही है पूरे देश में, अगर थरूर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आएंगे तो इनकी भी फाइलें खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। कांग्रेस के कई नेता जिनका नाम गांधी फैमिली से बड़ा हो रहा था, उनको या तो निकाल दिया गया या फिर उनको छोड़ के जाना पड़ा। बार बार होता है कि गांधी रिजाइन करते हैं, फिर उनके लॉयलिस्ट अपने नंबर बनाने के लिए उनके पास जाते हैं कि आप रिजाइन मत कीजिए। आपने देखा होगा कुछ माँ बाप कहते हैं कि बुरी संगति से दूर रहो, लेकिन उनको पता नहीं होता कि गैंग का असली सरदार तो उनका बेटा ही है। पूरे इंडिया में नेपोटिज्म का गढ़ पार्लियामेंट में बैठा है, वही 60-70 परिवार ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। तो इन्होंने बार बार का झाड़ी खत्म कर दिया। इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही चेंज कर दिया। पूरे पार्लियामेंट को 60 से 70 परिवार और कुछ चुनिंदा ग्रुप चला रहे हैं। ग्राउंड पर जो पॉपुलर नेता है, जिनको जनता चाहती है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक्साइटिंग दिवाली गिफ्ट है। 8385 डेज, अराउंड 24 साल के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी में ऐसा प्रेसिडेंट बना जिसके नाम के आगे गांधी या फिर नेहरू नहीं लगा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये कोई देश के इलेक्शन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के इंटरनल इलेक्शन है, जिसमें इन्होंने पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। 17 अक्टूबर को इलेक्शन हुए और 19 अक्टूबर को रिजल्ट आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर को 6000 से ज्यादा वोटों से हरा के पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो इस चीज को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ कि जो पार्टी जीत के आ रही है उस पार्टी के सिलेक्टेड लोग तो गवर्नमेंट चलाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्टी का कितना इंटरफेरेंस रहेगा गवर्नमेंट के डेली अफेयर्स में। जेबी कृपलानी उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। इनका कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई है, उसको मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट चलाने में। लेकिन नेहरू जी और पटेल जी ने यह चीज क्लियर कर दी थी कि पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट चलाने में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और पार्टी चाहे तो वो अपना अलग से वर्किंग सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन रख सकती है। उसके बाद से इंडिया के अंदर यह चीज शुरू हुई कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अलग स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, जिसमें यह हुआ कि पार्टी के अंदर डिफरेंट पोस्ट, उनकी पावर, पार्टी की मेंबरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसकी गवर्नेंस को लेकर रूल होंगे, और अलग अलग पोजीशन के लिए इलेक्शन होंगे जिसमें पार्टी के लोग वोट करेंगे। इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम कार्यकर्ता कहते हैं। कोई भी जिसकी एज 18 साल है, उसको जो पार्टी पसंद हो उसका मेंबर बन सकता है। वैसे तो हर पार्टी का अलग क्राइटेरिया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 5 रुपए देके एक फॉर्म भर के आप कांग्रेस के मेंबर बन सकते हैं। जिस तरीके से आपको अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भर के उसकी तैयारी करते हैं, ऐसे ही जिनको नेता बनना होता है वो अपनी पसंद की पार्टी का 5 रुपए का फॉर्म भर के अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां पे आपके घर वाले पहले से ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी पोजीशन पे हैं, तो उस केस में सारी चीजों की जरूरत नहीं है। देखिए, एक नेशनल लेवल की जो पार्टी होती है वो पहले नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर ब्लॉक लेवल पे एक हायरार्की बना के अपनी पार्टी को चलाती है। जैसे कंपनीज में हायरार्की होती है, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑपरेट करती हैं। इसमें जो ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, ये लोग इलेक्ट करके बनाते हैं प्राइमरी कमेटी, जो ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट करती है। इस प्राइमरी कमेटी में से चुने जाते हैं डेलीगेट्स। ये जो डेलीगेट्स होते हैं ये ब्लॉक लेवल के होते हैं। इसके बाद ये ब्लॉक लेवल के डेलीगेट्स स्टेट लेवल के डेलीगेट्स बनाते हैं, जिसे कांग्रेस पीसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोलती है। और फिर इस पीसीसी के डेलीगेट्स एक्स प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उस इलाके के एआईसीसी मेंबर, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी सीएलपी के मेंबर, ऐसे करके करीब 9 से 10 हजार के बीच टोटल मेंबर होते हैं। ये मिलकर वोट करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया के पूरी पार्टी का हेड होता है। अब देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इलेक्शन करके जिसको पार्टी के मेंबर पसंद करें वो सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये सब ऑन पेपर रहता है। पॉलिटिकल पार्टी के हाई कमान इलेक्शन ही नहीं करवाते हैं। लास्ट 137 ईयर्स में सिर्फ 6 बार इलेक्शन हुए कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 19 के हिसाब से यह है कि पार्टी का जो नेशनल प्रेसिडेंट होगा वो नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के मेंबर मिलकर इलेक्ट करेंगे, और वही कैंडिडेट खड़ा होगा जो कम से कम 15 साल से पार्टी का मेंबर हो। ये बीजेपी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये सब ऑन पेपर है, क्योंकि बीजेपी ने तो आज तक इलेक्शन ही नहीं करवाया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है आम आदमी पार्टी। काम ये भी वही करते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के करते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 में लॉन्च हुई और अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वेयर चुना गया। ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है। इन्होंने जम के कांग्रेस और बीजेपी को घसीटा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो नहीं करते हैं, कहीं पे परिवारवाद है और कहीं पे आरएसएस डिसाइड कर रहा है। और जब आम आदमी पार्टी 2012 में आई तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पेपर बनाया। अगर आप बाकी पार्टियों से कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट तो एक गरीब भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चाहे कोई भी ऑफिस बेरर हो, और वो चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ 3 साल तक ही उस पोजीशन पे रहेगा, और बहुत होगा तो सिर्फ 2 बार रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, ताकि एक ही आदमी के हाथ में पावर ना जाए। और ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगा कि देखो ये होती है पार्टी। देखिए, केजरीवाल को 2012 में नेशनल कन्वेयर चुना गया। आम आदमी पार्टी 2013 में रजिस्टर हुई। अगर हम ऑफिशियल डेट भी कंसीडर करें तो केजरीवाल जी की ज्वाइनिंग डेट हुई अप्रैल 2013। अब रूल के हिसाब से 2016 में इन्होंने 3 साल पूरे कर लिए, लेकिन इन्होंने अपना दूसरा टर्म फिर से स्टार्ट कर दिया। अब दूसरा टर्म भी कंप्लीट हो गया, 2019 तक उस पोजीशन पे रहे।
अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केजरीवाल उस पोजीशन पे नहीं रह सकते, लेकिन इन्होंने अपना 1 साल फिर से बढ़वा लिया। जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन दिया गया कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और पार्टी को केजरीवाल जी की जरूरत है। अब फिर से 1 साल पूरा हुआ और 2020 आ गया, लेकिन इसके बाद भी नहीं हटे ये, 1 साल फिर से बढ़वा लिया इन्होंने। इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, तो बोला गया कि कोविड का टाइम आ गया था इसलिए किया गया। और जब कोविड खत्म हुआ तो इन्होंने बार बार का झाड़ी खत्म कर दिया। इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही चेंज कर दिया और ये जो क्लॉज था उसको हटा दिया उसमें से। आम आदमी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप पुराना और नया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो जो टर्म लिमिट है वो वाला सेक्शन ही हटा दिया गया। ये देखिए, ये है पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा है कि नो मेंबर विल होल्ड द सेम पोस्ट फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव टर्म। और ये जो आप देख रहे हैं ये नया है, इसमें से ये गायब कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया जी ने इस पर कहा कि कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ गई थी, इस वजह से पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पार्टी बनने से पहले बाकी पार्टियों को धो रहे हो और फिर वही चीज कर रहे हो तो लोग बात तो करेंगे ही। इससे बढ़िया तो बेचारे बाकी पार्टी वाले ही हैं, कम से कम वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो रखा है। आपने देखा होगा कुछ माँ बाप कहते हैं कि बुरी संगति से दूर रहो, लेकिन उनको पता नहीं होता कि गैंग का असली सरदार तो उनका बेटा ही है। देखिए, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की भली बात ना हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पूरे पार्लियामेंट को 60 से 70 परिवार और कुछ चुनिंदा ग्रुप चला रहे हैं। ग्राउंड पर जो पॉपुलर नेता है, जिनको जनता चाहती है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है और ऊपर हाई कमान पे जो बैठा है वो राज करता है, या फिर उनके घर वाले करते हैं, या फिर उनके चहीते करते हैं। इसलिए इनको इलेक्शन कराना पसंद नहीं है, क्योंकि ये घाटे का सौदा होता है इनके लिए। आप सर्च करके देख लो टॉप यंग पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया, शुरू के 10, 20, 30 नाम जो भी आएंगे वो किसी ना किसी पावरफुल लीडर का या तो बेटा होगा, या भाई होगा, या फिर कोई और रिश्ता होगा। एक भी नाम ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पीछे कोई पावरफुल नेता ना खड़ा हो। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? बॉलीवुड के नेपोटिज्म की बहुत बात करते हैं, उसमें ज्यादा क्या होगा, एंटरटेनमेंट नहीं अच्छा मिलेगा, कम मजा आएगा मूवीज देखने में। लेकिन पॉलिटिक्स में जो नेपोटिज्म होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। पूरे इंडिया में नेपोटिज्म का गढ़ पार्लियामेंट में बैठा है, वही 60-70 परिवार ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के पीछे लॉजिक ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंडर चुनाव लड़ती हैं, तो उनको अपने आप में भी डेमोक्रेटिक होना बहुत जरूरी है, ताकि आम जनता में से लोग निकल के आए और देश को आगे बढ़ाएं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से सिर्फ नेताओं के परिवार ही आगे बढ़ते हैं, और इसलिए नेता नहीं चाहते कि इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में बात हो, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग भी उनके बेटे बेटियों को चैलेंज करेंगे पार्लियामेंट में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 29A के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी ऐसा सॉलिड लीगल पावर नहीं है जिसकी वजह से इंटरनल डेमोक्रेसी को ये लोग एनफोर्स कर सकें। हमारे लॉ के हिसाब से कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी जुलाई 2022 में YSRCP, जो आंध्र प्रदेश में पावर में है, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन लाइफ टाइम प्रेसिडेंट रहेंगे पार्टी के। अगर आप इंडिया के बाहर की पॉलिटिकल पार्टीज देखोगे तो रूल्स वहां भी सेम है ऑलमोस्ट, बस एक ही डिफरेंस है कि वहां पे वो जो रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं। कांग्रेस पार्टी में सबसे पावरफुल बॉडी है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये कांग्रेस पार्टी में एक्चुअल में क्या होगा ये डिसाइड करती है। टिकट किसको मिलेगा ये सब कांग्रेस इलेक्शन कमेटी CEC डिसाइड करती है, लेकिन उसमें भी CWC का क्या मन है इससे बहुत फर्क पड़ता है। और इस CWC का जो हेड होता है वो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, जिसके इलेक्शन अभी 17 अक्टूबर को हुए हैं। इस CWC में टोटल 25 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट बनता है, एक पार्लियामेंट का लीडर बनता है, और जो बाकी बचे हुए 23 मेंबर्स होते हैं इनको कहते हैं G23। अभी इस G23 में ये लोग हैं, ये जो G23 के मेंबर्स हैं यही लोग हैं इस प्रेसिडेंट चुनाव को कराने के पीछे। अगस्त 2020 से ये लोगों ने कॉन्टिन्यूसली चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को कि चुनाव होने चाहिए। अभी जो 17 अक्टूबर को इलेक्शन हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट के, उसमें सबको पता था कि राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन सब लोग सरप्राइज हो गए जब उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया। सोनिया गांधी ने खुद उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हुए, और जब उनसे पहली बार ये चीज बोली गई थी तो सबसे पहले तो रस्म निभाई गई जो इतने सालों से होती आई है कि राहुल गांधी ज्यादा डिजर्विंग है और मैं उनको जाके मनाऊंगा। कई दिन तक मनाया भी गया, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया, और फिर उसके बाद अशोक गहलोत एग्री हो गए कि वो प्रेसिडेंट सीट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी का उदयपुर नवचिंतन डिक्लेरेशन आ गया। अब ये क्या होता है देखिए, मैं मोटा मोटी बता देता हूं। इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ रूल सेट किए थे पार्टी के लिए, जैसे कि हर कमेटी में 50% लोग 50 साल की उम्र से कम होंगे, एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा, पार्टी में कोई भी किसी पद पे 5 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। ये सब तो ठीक था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और थी उसमें कि एक आदमी सिर्फ एक ही पोस्ट पे रहेगा। मतलब कि अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उसको सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी, और इसकी वजह से सारा गेम उल्टा हो गया। अब अशोक गहलोत के सामने दुविधा यह थी कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी, और अगर वो ऐसा करेंगे तो सचिन पायलट सीएम बन जाएंगे। और ये चीज सबको बहुत अच्छे से पता थी कि अगर एक बार सचिन पायलट सीएम बन गए तो सीएम की कुर्सी पे वो हमेशा बने रहेंगे। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की सीट थी जो कांग्रेस पार्टी की सबसे अनसेफ सीट है, और 2024 में चुनाव भी आने वाले हैं। अगर चुनाव हार गए तो सारा का सारा जिम्मा अशोक गहलोत के ऊपर आ जाएगा, उनसे प्रेसिडेंट की सीट भी छुड़वाई जाएगी।
यही सब रीजन थे कि अशोक गहलोत पीछे हट गए और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसा बार बार होता है कि गांधी रिजाइन करते हैं, फिर उनके लॉयलिस्ट अपने नंबर बनाने के लिए उनके पास जाते हैं कि आप रिजाइन मत कीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और फिर सारे फैसले लेने के जो राइट्स होते हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने कहा कि फॉरेन ओरिजिन का कोई भी व्यक्ति इंडिया का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। तो सोनिया गांधी ने 17 में 1999 में रिजाइन कर दिया और पार्टी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके तुरंत बाद देश भर में कांग्रेस के जो वर्कर थे उन्होंने हल्ला कर दिया। उसके बाद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा को कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया और उसके एक हफ्ते बाद 24 मई को सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 2014 में जब कांग्रेस हारी थी तो सोनिया गांधी ने फिर से रिजाइन कर दिया था, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसके बाद हार की सारी जिम्मेदारी सरकार और मनमोहन सिंह ने ले ली। 2019 में हार हुई तो राहुल गांधी ने रिजाइन किया, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने उनका इस्तीफा भी रिजेक्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद राहुल गांधी ने रिजाइन तो कर दिया, लेकिन सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया। फिर मई 2020 में जब G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी तो सोनिया गांधी ने फिर से रिजाइन का ऑफर कर दिया था, लेकिन सब लोगों ने मिलकर उनको फिर से मना कर दिया था। आजादी के 75 ईयर्स में 43 ईयर्स सिर्फ गांधी फैमिली के ही प्रेसिडेंट रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता जिनका नाम गांधी फैमिली से बड़ा हो रहा था, उनको या तो निकाल दिया गया या फिर उनको छोड़ के जाना पड़ा। इससे भी पार्टी का काफी नुकसान हुआ। ममता बनर्जी बंगाल कांग्रेस की बहुत ही बड़ी नेता थी, उनको बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया और चुनाव में धांधली की बात बोल के वो इस्तीफा देके चली गई। उन्होंने 1998 में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस बना ली। 1999 में जब शरद पवार को कांग्रेस ने एक्सपेल किया तो उन्होंने महाराष्ट्र में जाके नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी बना ली। अभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं उसमें शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए थे, लेकिन इसमें भी रिजल्ट्स पहले से ही सबको पता था कि खड़गे को ही जीतना है। शशि थरूर ने काफी लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो तैयार कराया, लेकिन खड़गे ने वो भी जहमत नहीं करी, क्योंकि सबको पहले ही पता था कि उनको ही जीतना है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी देखते हैं। शशि थरूर ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है तो आप खड़गे साहब को वोट दीजिए, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी को बदलना चाहते हैं तो मुझे वोट दीजिए। ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, इससे गांधी परिवार का दिल जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता। इस इलेक्शन में शशि थरूर का नाम प्रपोज करने वाले ये लोग थे, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज करने वाले ये लोग थे। 2018 में शशि थरूर को उनकी पत्नी के केस में दिल्ली पुलिस ने मल्टीपल धाराएं लगाई थी। इससे पहले भी आईपीएल टीम में पैसे के इश्यू को लेकर इनको विदेश राज्य मंत्री का जो पद था वो भी छोड़ना पड़ा था। ऊपर से लंदन में भी पैदा हुआ है, तो जो विदेशी ओरिजिन वाली बात है वो भी सब शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से सीबीआई और ईडी घूम रही है पूरे देश में, अगर थरूर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आएंगे तो इनकी भी फाइलें खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो ना वो किसी धरने में जाए, ना किसी कॉज के लिए जमीन पे उतरे। अब तक जनरल परसेप्शन उनके बारे में यह है कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, जनता से कनेक्ट नहीं करते हैं। उनका सारा टाइम पार्टी के मैनेजमेंट में जाता है। कभी कोई लीडर लड़ लेगा, कभी कोई रिजाइन कर देगा, कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे देगा। पहली बार राहुल गांधी पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं। सालों बाद कांग्रेस ने भारत जोड़ो जैसा बड़ा इवेंट किया है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में आए दिन कोई ना कोई इलेक्शन होते रहते हैं। क्या आपको यह पता है कि हमारे देश में टोटल कितने तरह के इलेक्शन होते हैं, या इन्हें कौन कंट्रोल करता है, इनकी हिस्ट्री क्या है? अगर आपको ये सब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगते हैं तो मैं आपको कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इस ऑडियो बुक में इलेक्शन सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया गया है, जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। कुकू एफएम बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां आप 10,000 से भी ज्यादा तरह के ऑडियो शो आराम से सुन सकते हो। यहाँ एंटरटेनमेंट से लेकर करियर तक बहुत ही अलग अलग सेगमेंट की ऑडियो बुक अवेलेबल है, जिन्हें आप ट्रैवल करते हुए या फिर डेली के बोरिंग काम करते हुए भी सुन सकते हो। और एक खास बात, क्योंकि दिवाली आ रही है तो 25 अक्टूबर से पहले आप 50% डिस्काउंट पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 399 नहीं, 199 ईयरली सब्सक्रिप्शन ओनली। और इसके साथ ही 10 लाख रुपीस तक के गिफ्ट जैसे गोल्ड कॉइन, कार्स एंड वाउचर जीतने का मौका। तो चलिए बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। गांधी परिवार के सामने ये भी दिक्कत है कि वो किसी और को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाते हैं तो पार्टी दो ग्रुप में बढ़ जाती है, और खुद बनते हैं तो वो जीत नहीं पाते हैं। और इन सब चीजों का फिलहाल जो सोल्यूशन दिख रहा है वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इस इलेक्शन को जितनी हाइप मिली है उससे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल डेमोक्रेसी पे भी बात होगी, और साथ में बाकी पार्टीज पे भी प्रेशर बनेगा कि वो इस तरह के इलेक्शन करवाएं। राहुल गांधी ने ये प्रेसिडेंट वाला गेम काफी खेल लिया, अब वो इतनी जल्दी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। अब वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए दिखेंगे। राहुल गांधी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज समझ गए कि पार्टी में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सीनियर नेताओं की है। और यह भी कहा जाता है कि राहुल गांधी के रेजिग्नेशन के पीछे सीनियर नेता ही जिम्मेदार हैं। जितने भी लोगों को राहुल गांधी ग्रूम कर रहे थे, चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया हो, अशोक तंवर हो, सचिन पायलट, कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे इन लोगों को आगे नहीं आने दे रहे थे, साइड लाइन कर दे रहे थे। सिंधिया और तंवर तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भी चले गए। 2019 की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जिम्मेदारी सबकी है और कांग्रेस के जो सीनियर नेता है उनको भी हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पद छोड़ने चाहिए। राहुल गांधी चाहते थे कि सीनियर नेता भी हार की जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दें और नए लोगों को आगे आने दें,
लेकिन उनके अलावा किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने जो राफेल स्कैम पे कैंपेन स्टार्ट की थी, उसमें भी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे उनका सपोर्ट नहीं मिला। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि कांग्रेस नेता टिकट के लिए अपने बेटों का नाम आगे कर देते हैं। उनके मना करने के बाद भी एमपी में कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपने बेटों को टिकट दिया। इसी तरीके से पी चिदम्बरम ने अपने बेटे को टिकट दिया। इसमें यह भी कहा जाता है कि जब तक ये कुछ नाम पार्टी में दिखेंगे, पार्टी के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर राहुल गांधी नहीं दिखेंगे।